सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर नाम क्या है? अयांश एकेडमी। हम आपके लिए लेके आ चुके हैं क्लास 9th के साइंस का फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो कि है मोशन यानी कि गति। बच्चों, इस गति के चैप्टर को आज तक आपने ऐसा नहीं पढ़ा होगा जैसा कि हम आपको पढ़ाने वाले हैं। एकदम इजी तरीके से, फनी वे में, है ना, मजाक मजाक में ये चैप्टर आपको पढ़ाने वाले हैं हम। और आपको मजा आने वाले हैं, मैं पहले ही बता देता हूँ। आपको बोरियत महसूस बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि साइंस पढ़ने में ऐसा लगता है, फिजिक्स जब हम पढ़ते हैं तो हमको लगता है दिमाग में बैठा रहता है डेरिवेशन और न्यूमेरिकल वगैरह वगैरह, है ना। ढेर सारी चीजों को हमको डर बना हुआ होता है, लेकिन आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं दीपक वर्मा, आपका दोस्त, आपका भाई, आपको एकदम बढ़िया तरीके से इस चैप्टर को पढ़ाने वाला हूँ, एकदम मजेदार तरीके से। बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अभी लाइक करने की जरूरत नहीं है, जब वीडियो खत्म हो, है ना, आपको मजा आए पढ़ने में, तब वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ अपने शेयर कर लीजिएगा। आपको करना क्या है, डेली बेसिस पर हमारे साथ जुड़े रहना है। आज से हमारी डेली लाइव क्लासेस, है ना, या फिर रिकॉर्ड क्लासेस आपको डेली मिलेंगी। बस आपको उसे रेगुलर देखना है, डेली देखना है। आपकी साइंस की पकड़ मैं इतनी मजबूत बना दूंगा साइंस पर कि आपके आगे पीछे और कोई रहने वाला नहीं है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हम बात करेंगे सबसे पहले मोशन पे, है ना, गति पर, क्योंकि चैप्टर ही हमारा क्या है, गति। सबसे पहले हम मोशन पे ही बात करेंगे कि गति होती क्या है। अब देखो बच्चों, हमने शुरू में पढ़ा, बचपन में पढ़ा था कि हम जा रहे हैं तो गति कर रहे हैं, कहीं चल रहे हैं तो गति कर रहे हैं, ठीक है। ये कहने के लिए अच्छा होता है, लेकिन जब बात करेंगे हम 9th के स्टैंडर्ड की, है ना, कि हम 9th में है, तो उस हिसाब से गति क्या होनी चाहिए, गति की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, रटने की जरूरत नहीं है। फिजिक्स ऐसा चीज, ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम रट नहीं सकते। भाई हमने 7th 8th तक क्लास में, 8th तक की क्लास में रटना ठीक है, लेकिन उसके बाद जब 8th, जब आप ड्रॉप करते हैं, 9th क्लास में पहुंचते हैं, उसके बाद आप साइंस को रटना छोड़ दीजिए, चाहे वो केमिस्ट्री हो चाहे वो फिजिक्स हो। बस आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री क्या है, दोनों ही कॉन्सेप्ट बेस्ड सब्जेक्ट है। इसमें यदि आप समझने की कोशिश करोगे, तब आप एक बढ़िया साइंस के छात्र बन सकते हो। यदि आप रटने पर जाओगे तो निश्चित तौर पर रटा हुआ चीज आप 10 दिन बाद, 15 दिन बाद भूल जाते हैं। तो कॉन्सेप्ट से हम आपको पढ़ाने वाले हैं, एक एक चीज एकदम डेप्थ में लेके जाएंगे। निश्चित तौर पर आप घबराने की आपको कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए हम जानते हैं गति क्या होती है। तो बच्चों, अगर देखो, अभी मैं बोलूं कि अभी मैं देखो यहाँ पे बैठा हूँ, है ना, तो अभी मैं किस अवस्था में हूँ, विरामावस्था में हूँ, है ना। अभी मैं चलना स्टार्ट कर दूं तो क्या गति कहलाएगी, है ना, गति कहलाएगी। लेकिन हमें किन चीजों का ध्यान देना होता है ना, कि अगर हम गति की जब परिभाषा बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, कि अब देखो हम तो चल रहे हैं ना, हमारे साथ में समय भी चलता है, ठीक। भाई समय किसी के लिए रुकता है? नहीं रुकता, है ना। तो हमें समय के साथ चलना होता है। तो इसलिए जब किसी भी वस्तु द्वारा या फिर किसी भी व्यक्ति द्वारा चली गई दूरी, क्या दूरी, समय के साथ, है ना, किसी भी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति में परिवर्तन, जैसे हमारी स्थिति में हम क्या है, बैठे हैं, अभी उठकर चले जाएं कहीं पे, है ना, जब उठ के जाएंगे तो साथ में समय भी चल रहा है और हम भी उठ के गए, अपनी स्थिति में हमने क्या किया, परिवर्तन किया, है ना, समय के साथ। तो समय के साथ स्थिति में परिवर्तन क्या कहलाता है, गति कहलाती है। इस चीज को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एन ऑब्जेक्ट कवर्ड इज पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड मोशन। यानी कि समय के साथ स्थिति में परिवर्तन ही क्या कहलाता है, हमारा गति कहलाता है। अब देखिए, कोई चीज किसी के लिए गतिशील हो सकती है, कोई चीज किसी के लिए, वही चीज किसी के लिए क्या हो सकती है, स्थिर हो सकती है विराम अवस्था में। इस चीज को हम समझेंगे, कैसे समझेंगे, चलिए इसके लिए हम आपको समझाते हैं। हमारे पास इसके लिए एक एग्जाम्पल है, क्या, अब जैसे यहाँ पर मान लो कोई दादी अम्मा है ना, ये दादी अम्मा हो गई, ठीक। ये दादी अम्मा हो गई, है ना। अब यहाँ पर क्या है, एक रेल की पटरी है,
और ये क्या है यहाँ पे स्टेशन। अब ये स्टेशन पे दादी अम्मा बैठी है ना, खड़ी है, या फिर यहाँ से क्या आई, ट्रेन आ रही है छुक 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 करते हुए, ठीक। इस पटरी पर ये ट्रेन जा रही है ना। अब इस पट जो ट्रेन है, इसमें कोई व्यक्ति बैठा है, मान लो यहाँ पे है ना। इस ट्रेन में कोई व्यक्ति बैठा, यहाँ पर बैठा है, यहाँ पर बैठा है, ठीक। तो भाई ट्रेन में व्यक्ति बैठे होते हैं। अब ये व्यक्ति अब ट्रेन में बैठा है, ठीक। तो अपने लिए, उस व्यक्ति के लिए वह व्यक्ति किस अवस्था में है, विरामावस्था में है ना। विरामावस्था में क्यों है, क्योंकि वह भाई अपनी सीट पे क्या है, निश्चित तौर पर बैठा हुआ है। अब लेकिन जब ये ट्रेन चल रही है, तो ये जो दादी अम्मा यहाँ से ताक रही हैं बैठ के स्टेशन से, उनको क्या लगेगा, ये व्यक्ति क्या कर रहा है, गति में है। क्यों, क्योंकि ट्रेन क्या है, गति में है ना। मोशन हमें है, गति कर रही है। तो उसी ट्रेन में आप भी बैठे हैं, है ना। तो दादी को क्या लगेगा कि हम आप, मतलब जो व्यक्ति इसमें बैठा हुआ है किस अवस्था में है, गतिशील अवस्था में है, यानी कि मोशन कर रहा है, गति कर रहा है समय के साथ। लेकिन आपको क्या लगेगा, मतलब जो भी इसमें बैठा है व्यक्ति, उसको क्या लगेगा कि भाई हम कहाँ गति कर रहे हैं, हम तो सिंपली बैठे हैं, है ना। तो वह खुद के लिए तो क्या है, विरामावस्था में है ना। लेकिन उस दादी अम्मा के लिए वह क्या है, गतिशील अवस्था में है। क्यों, क्योंकि भाई ट्रेन गति कर रही है ना। तो ट्रेन में आप बैठे हैं, तो सामने वाला व्यक्ति जो आपको देख रहा है, उसके हिसाब से आप क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, है ना। देखो, वो जो ट्रेन में बैठा था व्यक्ति, खुद के लिए किस अवस्था में था, विरामावस्था में था। और दादी अम्मा के लिए वही व्यक्ति किस अवस्था में हो गया, गति अवस्था में हो गया, है ना। तो परिभाषा इसकी क्या हो जाएगी, समय के साथ स्थिति में परिवर्तन ही क्या कहलाती है, गति कहलाती है। अब देखिए इस चीज को और डिटेल में हम समझते हैं, है ना। इसको समझने के लिए चलो इसको पहले हम मिटाते हैं और आपको अच्छे से समझाते हैं गति के बारे में। एकदम कंसेप्ट पूरा क्लियर करेंगे, दिक्कत लेने की कोई भी बात नहीं है ना। एक एक चीज आपको डिटेल में समझाएंगे, मोशन के बारे में क्या है ना। उसके बाद स्पीड के बारे में बताएंगे, फिर डिस्टेंस, है ना, दूरी, विस्थापन, चाल, ये सब क्या चीज, ये सारी चीजें एकदम आज आपका दिमाग खुलने वाला है इन चीजों को लेकर। चलिए, अगर मान लो ये हमारे पास क्या है, अब मान लो ये अर्थ है, हमारी पृथ्वी है। इस पृथ्वी पर कोई आदमी खड़ा है ना। अब यहाँ पे हमारा क्या हो गया, चंद्रमा, है ना। अब यह व्यक्ति इस पृथ्वी पर क्या है, खड़ा है, अभी से मैं यहाँ पे क्या हूँ, बैठा हूँ, है ना। अब ये चंद्रमा क्या कर रहा है, इस पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है ना। भाई सर्कल मोशन कर रहा है कि नहीं, वृत्तीय गति, है ना। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। तो अब ये तो क्या कर रहा है भाई, चक्कर लगा रहा है ना। हम जो बैठे हैं यहाँ पे, या फिर ये व्यक्ति जो इस धरती पर क्या है, खड़ा है, वो तो उसके लिए तो क्या है भाई, वो खड़ा है ना, विरामावस्था में है। लेकिन यदि चंद्रमा पर कोई व्यक्ति हो, है ना, तो चंद्रमा पर कोई व्यक्ति हो, यदि यहाँ पे हम मान लेते हैं एक व्यक्ति कोई है ना, ए, तो उसको क्या लगेगा कि भाई पृथ्वी चक्कर लगा रही है ना, चंद्रमा की। जैसे हमको हमको ये अच्छे से पता है कि पृथ्वी क्या करती है, सूर्य का चक्कर लगाती है ना। तो हमको यहाँ से देखने पर क्या लगता है कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है ना। सूर्य क्या कर रहा है, गति कर रहा है चारों तरफ। लेकिन सूर्य तो अपनी जगह पे क्या है, विरामावस्था में है ना, एक जगह पे है खुद के अनुसार, है ना। और लेकिन हमको यहाँ से पृथ्वी से देखने पर क्या लगता है कि सूर्य चारों तरफ क्या कर रहा है, घूम रहा है पृथ्वी के, है ना। वैसे ही जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर होगा, तो उसको क्या लगेगा कि ये पृथ्वी पे खड़ा व्यक्ति क्या कर रहा है, चंद्रमा के चारों तरफ घूम रहा है, गति कर रहा है। लेकिन जबकि वो किस अवस्था में है, तो वह विराम अवस्था में है ना। तो यहाँ पे देखो, गति क्या हमेशा क्या हो जाती है, सापेक्ष चली जाती है ना, कि किसके अनुसार कौन गति कर रहा है, किसके अनुसार कोई गति नहीं कर रहा है। तो एक ही व्यक्ति किसी के लिए गतिशील हो सकता है, किसी के लिए विरामावस्था में हो सकता है। ये चीज आपको समझ में आई होगी, है ना। एक एक चीजें क्लियर हुई होंगी गति को लेकर।
तो परिभाषा इतनी सी है मात्र, इस समय के साथ स्थिति में परिवर्तन, है ना, क्या कहलाती है, गति कहलाती है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, है ना। अब हमको दो प्रकार की गतियों के बारे में पढ़ना है। कौन कौन सी? एक स्ट्रेट लाइन मोशन यानी कि रेखीय गति, और दूसरी वृत्तीय गति यानी सर्कल मोशन। तो सबसे पहले हम जानेंगे रेखीय गति क्या होती है। अगर कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, एक सीधी रेखा में दौड़ रहा है ना, एक सीधी लाइन में ऐसे जा रहा है, ठीक है ना। एक व्यक्ति है, क्या कर रहा है, सीधी रेखा में गति कर रहा है ना, मतलब सीधे दौड़ते हुए जा रहा है। एक सड़क है सीधी, है ना, उसमें क्या हुआ, दौड़ते हुए जा रहा है। तो किस अवस्था, मतलब कौन सी गति कर रहा है, रेखीय गति यानी कि स्ट्रेट लाइन मोशन। जैसे कि ये व्यक्ति क्या कर रहा है, दौड़ रहा है ना, तो एक सीधी रेखा में जा रहा है ना। ऐसा नहीं है कि पहले गया, दाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा, फिर चौराहे गया, फिर तिराहे गया, ऐसा नहीं है। एक सीधी, जैसे ट्रेन की पटरी होती है ना, सीधी एकदम, ट्रेन कैसे चलती है, सीधी रेखा में गति करती है ना। तो वैसे ही जो व्यक्ति या फिर कोई वस्तु जब सीधी दिशा में, एक सीधी रेखा में क्या करे, गति करे, तो उसको क्या बोलते हैं हम, स्ट्रेट लाइन मोशन यानी कि रेखीय गति। अब दूसरा क्या है हमारा, वृत्तीय गति, है ना। तो इसके लिए देखो, इसमें एक कॉन्सेप्ट क्या है, हम इसको समझते हैं कि अगर कोई व्यक्ति क्या करे, एक मतलब गोले के रूप में घूमे, है ना। जैसे मान लो ये क्या है, ये बच्चा दिख रहा है आपको, ठीक, क्या कर रहा है, इसने एक बॉल को बांधा हुआ है एक रस्सी से, है ना, और क्या कर रहा है, उसको अपने चारों तरफ घुमा रहा है। ये जो बॉल है, कौन सी गति कर रही है, कौन सी गति कर रही है ये बॉल, ये सर्कल मोशन यानी कि वृत्तीय गति कर रही है, इसके चारों तरफ क्या कर रही है, घूम रही है ना। अब क्या हो, अगर ये इस बॉल को घुमाते घुमाते छोड़ दे, है ना, इस बॉल को क्या करे, घुमा रहा घुमा रहा घुमा रहा, उसके बाद क्या करे, इसको छोड़ दे। तो जब छोड़ देगा ये बच्चा, तो वह बाल, तुम्ही तो मान लो वृत्तीय गति कर रहा था, अब छोड़ने के बाद यह कौन सी गति करेगा, रेखीय गति करेगा, स्ट्रेट लाइन मोशन, या फिर वृत्तीय गति करता रहेगा। तो ये आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं कि जब आप मान लो बचपन में आपने आपने किया होगा ना, कि कोई लकड़ी बांध लेते थे, उसमें हमने क्या किया, लकड़ी से मतलब कोई किसी लकड़ी को रस्सी से बांध लेते थे और अपने चारों तरफ ऐसे घुमाते रहते थे। या फिर ऐसा भी होता था कि जो घुमरी परैया खेलते थे ना, कि हम एक आदमी का हाथ पकड़ लेते थे, वो हमारा हाथ पकड़ लेता था, और वो हमारे चारों तरफ, हम दोनों एक दूसरे की तरफ घूमते रहते थे। और अचानक क्या हुआ, ज्यादा तेज तेज घूमने लगे और हाथ फिसल गया। तो अगर मान लो हम भाई घूम रहे हैं ना, यहाँ पर देखो, एक व्यक्ति है ना, और यहाँ पर भी एक व्यक्ति है, दोनों एक दूसरे को पकड़ के क्या कर रहे हैं, गोल गोल घूम रहे हैं, है ना। जब हाथ छूटेगा, यहाँ पे मान लो हाथ छूट गया, जब हाथ छूटेगा तो यह व्यक्ति, यहाँ मान लो हाथ छूट गया, इसका हाथ जब छूटा तो यह ऐसे जाके गिर जाएगा, है ना, इधर ऐसे गोल गोल घूमता रहेगा, घूमता नहीं रहेगा। तो वैसे ही जब क्या होगा, ये बाल मान लो यहाँ पे क्या हुआ, छूट गया, तो इसकी दिशा क्या हो जाएगी, ये ऐसे जा रहा था ना, तो ऐसे सीधी रेखा में निकल जाएगा, क्या करने लगेगा, वृत्तीय गति से रेखीय गति में परिवर्तित हो जाएगा यह गेंद। अच्छा, कोई भी चीज वृत्तीय गति कब कर सकती है ना। यूं ही देखो, फिजिक्स में क्या होता है, हर चीज के पीछे लॉजिक होता है, कोई भी चीज यूं ही नहीं होती, है ना, ठीक। तो कोई भी चीज के मतलब अगर वो वृत्तीय गति कर रहा है, तो उसके पीछे का जो लॉजिक होता है, साइंटिफिक कारण क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि अभिकेंद्र बल। जब तक उस व्यक्ति और उस बॉल के बीच में पर्याप्त मात्रा में अभिकेंद्र बल नहीं कार्य करेगा, अभिकेंद्र बल क्या है, ये हम फोर्स वाले चैप्टर में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। अभी खाली इतना जान लो, किसी भी अगर कोई भी वस्तु है ना, उसको अपने चारों तरफ हमको क्या करना है, घुमाना है, तो कौन सा फोर्स लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि अभिकेंद्र बल। पर्याप्त मात्रा में जब तक अभिकेंद्र बल नहीं कार्य करेगा, तब तक वह वस्तु वृत्तीय गति यानी सर्कल मोशन नहीं कर सकती। जैसे हमारा सूर्य है ना, ये हमारा क्या हो गया, सूरज दादा। अभी ये पृथ्वी है, पृथ्वी क्या करती है, इसके चारों तरफ चक्कर लगाती है ना। तो
इसके पीछे भी कौन सा बल कार्य करता है? सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी कि पर्याप्त मात्रा में अभिकेंद्र बल कार्य करता है ना। ग्रेविटेशन फोर्स लगता है वो भी अलग बात है, लेकिन उसी को क्या बोलते हैं हम? अभिकेंद्र बल। जब तक पर्याप्त मात्रा में अभिकेंद्र बल नहीं कार्य करेगा, तब तक पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर नहीं लगाएगी। अब अगर क्या हो इन दोनों के बीच, है ना, जो बल कार्य कर रहा है, अच्छा, द्रव्यमान, मतलब ये वाला आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि कोई भी दो पिंड होते हैं एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं ना। पृथ्वी पर मतलब गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या कहता है कि जितने भी पिंड है ना, इस ब्रह्मांड में एक दूसरे को क्या करते हैं अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो एक तो वो फोर्स हो गया है ना, उसी को क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशन फोर्स जिसको बोलते हैं। तो एक कारण वो है पृथ्वी को चारों तरफ घुमाने में, है ना, सूर्य के पृथ्वी को चारों तरफ घुमाने में एक तो कारण वो है, दूसरा क्या है? अभिकेंद्र बल। जब तक किसी भी चीज में, है ना, पर्याप्त मात्रा में विकेंद्र बल नहीं होगा, तब तक वह वस्तु वृत्तीय गति नहीं कर सकती। तो किसी भी वस्तु का अपने अक्ष के परितः चारों तरफ घूमना ही क्या कहलाता है? वृत्तीय गति। ठीक। तो चलिए बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। हमारा अगला देखिए अब क्या है? डिस्टेंस, है ना। अब दूरी क्या होती है ना। तो दूरी मतलब क्या होती है कि अब जैसे मान लो हम यहाँ से चले, है ना, ये कोई मान लो ये हमारा घर है ना। यहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया, चलते गए, चलते गए, है ना, 5 मीटर चले। 5 मीटर जाने के बाद हमने क्या किया? हमने दिशा बदल दी अपनी, है ना। पहले हम इस दिशा में जा रहे थे, अब इस दिशा में चलने लगे। यहाँ हमने 2 मीटर चला, है ना, फिर वापस आए यहाँ तक। तो यहाँ पे आने के बाद क्या किया हमने? फिर हमने 5 मीटर चला, दिशा हमारी ये हो गई। अब फिर हम लौट के चले गए अपने यहाँ पे। मान लो हमको भाई शॉर्ट, मान लो बीच में हमारे क्या है? नदी है ना। यहाँ पे क्या है? नदी है ना। और यहाँ पे हमारा क्या है भाई? मार्केट होता है ना, बाजार है। यहाँ पे क्या है? मार्केट है। तो हमने सामान लिया, अब क्या कर रहे हैं? अब हम सोचेंगे कि चलो सामान ले लिया है, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, अब क्या करते हैं? नाव ले लेंगे और यहाँ से पार हो जाएंगे। तो यहाँ से हम चल के फिर से 2 मीटर वापस गए, है ना। अब हम बात करेंगे कि हमने कितनी दूरी तय की। भाई हमने कितनी दूरी तय की? हम टोटल सबको क्या करेंगे? जितना हम चले हैं उतना ही जोड़ लेंगे। तो कितना जोड़ लेंगे? देखो 5, है ना, प्लस ये 2, +5 +2, टोटल हमारी दूरी कितना हो गई? 5 5 10, 2 12 2 14, 14 मीटर हम क्या करें? चले, है ना। तो हमारी दूरी क्या हुई? एक्चुअल में क्या है कि हम जितना दूर चले हैं, है ना, मतलब जिस रास्ते पर हम चले हैं, चल के गए हैं, वही हमारी क्या हो गई? दूरी। दूरी क्या होती है? वास्तविक पथ की लंबाई, है ना। किसी वस्तु द्वारा तय किए गए वास्तविक पथ की लंबाई को ही हम क्या कहते हैं? दूरी। ठीक। तो इसको इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ विच कवर्ड बाई एनी ऑब्जेक्ट, यानी कि जो दूरी होती है वह किसी वस्तु द्वारा तय किए गए वास्तविक पथ की लंबाई को हम क्या कहते हैं? दूरी। अब चलिए इस पे हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। दूरी का कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, है ना, कि दूरी होती क्या है। जिस रास्ते पर हम चल के जाएं उस रास्ते की ही लंबाई को, या फिर ऐसे बोलते हैं ना कि जिस रास्ते पर हम चल के जाएं उस रास्ते की लंबाई को क्या बोलेंगे? दूरी बोलेंगे। अब देखो यहाँ पे मान लो हमारा क्या कोई बिंदु ए है ना, यहाँ बिंदु ए है, यहाँ से हम चल के गए, यहाँ पे बिंदु बी है, फिर हम बी से चल के गए बिंदु सी पर, फिर सी से चल के गए बिंदु डी पर, है ना। अब ए से बी के बीच की दूरी क्या है? 2 मीटर। बी से सी के बीच की दूरी क्या है? 4 मीटर। और सी से डी के बीच की दूरी क्या है? 2 मीटर, है ना। हम चल के गए कहाँ? ए से बी,
फिर कहाँ से, बी से सी, कॉमा सी से डी। अब देखो हम ए से बी, बी से सी, सी से डी तक चल के गए, हमने ए से डी तक का रास्ता तय किया। अब बोल रहे हैं कि हम वापस क्या करेंगे, डी से ए पर आते हैं, है ना। तो हम वापस क्या करेंगे, अ, चलेंगे डी से सी, कॉमा सी से बी तक, तथा बी से ए तक। टोटल हमारी दूरी कितनी हो गई, हम टोटल क्या करेंगे, जितना दूर हम चल के गए जितना दूर वापस आए दोनों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। अब ऐसा नहीं है कि हम ए से बी गए, बी से सी, फिर सी से डी, है ना। उसके बाद जितना जोड़ेंगे उसको हम जब वापस आ रहे हैं तो घटाते आएंगे, घटाते थोड़ी आएंगे भाई। हम चल रहे हैं जितना उतना उसको जोड़ते जाएंगे। तो पहले कितना चले, 2 मीटर, है ना, ए से बी तक। तो इसको लिख लेंगे, प्लस बी से सी तक कितना, 4, है ना, प्लस सी से डी तक कितना है, 2 मीटर, है ना। इसी चीज को वापस सी से डी, 2 मीटर, है ना। उसके बाद सी से बी, डी से सी कितना है, 2 मीटर, और सी से बी कितना है, 4 मीटर, प्लस बी से ए कितना है, 2 मीटर, है ना। टोटल कितना हो जाएगा, 4, 4, 8, 8, 4, 12, 4, 16 मीटर, है ना। टोटल कितना हो गया, 16 मीटर हमारे क्या निकल के आ गई, डिस्टेंस यानी कि दूरी निकल के आ गई। अब अच्छा, अब इससे जो मेन चीज है ना, जो मेन पॉइंट है, वो क्या हमको समझ में आना चाहिए, क्या, इसको नोट करके लिख लो आप लोग, कि दूरी कभी भी जीरो नहीं हो सकती, है ना। दूरी कभी भी जीरो नहीं हो सकती, जीरो नहीं हो सकती और ना ही माइनस हो सकती है ना। पहला पॉइंट क्या है, दूरी कभी जीरो नहीं हो सकती। दूसरा, दूरी कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, यानी कि माइनस। डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो और नेगेटिव, ना ही, मतलब दूरी ना ही कभी ऋणात्मक होगी, ना ही कभी जीरो होगी। हमेशा दूरी क्या होती है, धनात्मक, है ना भाई। जितनी चलते जाएंगे उतनी दूरी हमारी बढ़ती जाएगी। अच्छा, बोलेंगे जीरो क्यों नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि दूरी की परिभाषा ही क्या है, किसी वस्तु द्वारा तय की गई, है ना। अब जब किसी दूरी को आप तय ही, मतलब कोई रास्ता ही आप तय नहीं कर रहे हैं, आप एक ही जगह पे खड़े हैं, उसको दूरी थोड़ी बोल सकते हैं भाई। अगर मान लो यहाँ पे मैं बैठा हूँ, है ना, तो हमने बोला कि हम कितनी दूरी गए, तो भाई हमने जब चला ही नहीं, हमने अपना रास्ता ही नहीं तय किया, तो दूरी कहाँ की, है ना। तो दूरी कभी भी जीरो नहीं हो सकती और ना ही कभी ऋणात्मक हो सकती है। दूरी हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है। और तीसरी बात, दूरी क्या है, एक अदिश राशि है। अदिश सदिश क्या है हम आपको बताते हैं ना। पहले इसको लिख लेते हैं, दूरी क्या है, एक अदिश राशि है। ठीक, दूरी क्या है, अदिश राशि है। अब ऐसा क्यों है, अब चलिए, मान लो यहाँ पे हम अपने होम पे हैं, है ना। ये होम है हमारा, तो यहाँ पे हमारा क्या है, स्कूल, है ना। अब हम क्या करें, यहाँ से निकले अपने घर से, इधर गए, इधर घूमे, यहाँ से घूमते हुए ऐसे 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 यहाँ से यहाँ पहुंच गए, है ना। अब सदिश क्या होता है, सदिश राशि किसे कहते हैं, वे राशियां जिनकी, जिनका परिणाम तथा दिशा, जिनमें क्या हो, परिणाम हो प्लस दिशा हो, है ना। अब देखो, परिणाम की हम तो बात कर सकते हैं कि हम जैसे यहाँ पे हम परिणाम निकालेंगे, मान लो हमने कितना चल लिया, 15 किलोमीटर हम चल चुके हैं टोटल, है ना। टोटल कितना चले हम,
15 किलोमीटर हमने चला। अब लेकिन जब बात करेंगे दिशा में ना, तो दिशा हमेशा एक होती है। लेकिन यहाँ पे देखो, पहले हम ऐसे निकले, हमारी दिशा क्या थी, ये थी। हम जैसे यहाँ पहुंचे, हमारी दिशा बदल गई, फिर बदल गई, फिर बदल गई, है ना। दिशा एक दिशा तो है नहीं कि हम बताएं भैया किस दिशा में है ना। कई सारी दिशाएं हैं यहाँ पे, तो इसमें दिशा है ही नहीं टोटल। अगर बात करें कि दिशा इसमें कहाँ पे है भाई, है ना। तो परिणाम तो है कितना चले हैं, अगर ये पूछ ले कोई तुमसे कितना चले हो भैया, तो बोल दोगे 15 किलोमीटर। लेकिन बोले किस दिशा में चले हो, तो बताओगे पहले दाएं गए, फिर बाएं गए, फिर इधर इस चौराहे पे गए, तिराहे पे गए, है ना, मिठाई की दुकान पे गए, कहाँ गए कहाँ गए, अब बताओगे। अब वो तुमसे एक लाइन में पूछ रहा है, एक सिंगल वर्ड में, भैया किस दिशा में गए, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, उत्तर पूरब या फिर उत्तर दक्षिण या फिर पूरब पश्चिम, किस दिशा में गए। तो एक शब्द में बताने के लिए, एक लाइन में बताने के लिए आपके पास जवाब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि दूरी की कोई दिशा नहीं होती है ना। तो दूरी में दिशा नहीं होती, खाली क्या होता है, परिणाम, यानी मैग्नीट्यूड अकेले होता है, डायरेक्शन नहीं होता। तो इसलिए दूरी क्या है, एक अदिश राशि है। अच्छा, अदिश और सदिश क्या होता है, हमने अभी आपको बताया कि वे राशियां जिनमें क्या हो, परिणाम तथा दिशा दोनों हो, इसको बोलेंगे सदिश, है ना, वेक्टर बोलेंगे। और जिसमें क्या हो, खाली परिणाम हो, दिशा ना हो, उसको क्या बोलेंगे, अदिश। देखो, सदिश मतलब दिशा सहित, दिशा सहित क्या, दूरी, दिशा सहित मतलब परिणाम, परिमाण, जिसमें दिशा भी हो परिमाण भी हो, उसको क्या बोलेंगे, सदिश। सदिश दिशा सहित, जिसमें खाली क्या हो, परिमाण हो, दिशा ना हो, उसको क्या बोलेंगे, अदिश। ठीक, इतनी बातें समझ में आई। तो चलिए, दूरी आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं किसकी तरफ, विस्थापन की तरफ, है ना। अब देखिए विस्थापन के बारे में, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। अब दूरी और विस्थापन में सबसे पहला अंतर यही है कि क्या है, विस्थापन क्या है, एक सदिश राशि है। क्यों है, आगे हम चल के जानने वाले हैं, है ना। अब विस्थापन होता क्या है, अब मान लो हम यहाँ से गए, यहाँ पे घर है हमारा, है ना। यहाँ से हम निकले, यहाँ पर गए, उसके बाद हम कहाँ से चले, यहाँ गए, है ना। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, मान लो 4 मीटर, है ना। अब यहाँ से ये मान लो कोई पॉइंट बी है, इस बी से यहाँ पर पॉइंट डी है ना। बी से डी तक की दूरी कितना है, 2 मीटर, है ना। या फिर हम मान लेते हैं कितना, 3 मीटर, है ना। तो अगर हम पूछेंगे कि आपसे कि आप कितना दूरी तय किए, है ना, आप डिस्टेंस बताओ इसका, तो हम निश्चित तौर पर बता देंगे कितना, क्या होगा, 4 + 2 यानी कि 6 हो गया। हमारा डिस्टेंस क्या हो गया, 6। दूरी कितनी निकल के आई, 6, है ना भाई। हमने क्या किया, ए मतलब घर से बी तक की दूरी जोड़ ली हमने, कितना, 4, और बी से डी तक की दूरी कितनी जोड़ ली, 2। टोटल हमारा कितना आ गया, 6 मीटर। लेकिन जब बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन की, विस्थापन कितना होगा, विस्थापन किसे कहते हैं, यहाँ से जो सीधा रास्ता होगा, है ना, ये तो घूम के जा रहे हैं, लेकिन यहाँ से मतलब जो सबसे छोटा रास्ता होगा, जहां पर आप जाके पहुंचे हैं, है ना, अंतिम बिंदु, प्रारंभिक बिंदु आपका क्या था, क्या था आपका घर। आपके घर से आप जहां, और जहां पे आप पहुंचे हैं अंतिम बिंदु, वहां के बीच की सबसे जो न्यूनतम दूरी होगी, है ना, उसी को क्या बोलेंगे, विस्थापन। देखिए सबसे सरल रास्ता क्या है, मतलब सबसे छोटा रास्ता क्या है, घर से यहाँ तक का, घर से डी तक का सबसे छोटा रास्ता क्या है, भाई यहाँ से यहाँ तक सीधा रास्ता अगर आए तो वही क्या होगा, सबसे छोटा रास्ता हो जाएगा, है ना। तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं, है ना। परिभाषा में देखो क्या लिखा है, अंतिम बिंदु तथा प्रारंभिक बिंदु के बीच की सबसे न्यूनतम दूरी को क्या बोलते हैं, विस्थापन, है ना। मिनिमम डिस्टेंस ऑफ इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो देखिए परिभाषा रटने की जरूरत पड़ी नहीं, क्यों, क्योंकि हम पहले क्या करेंगे भाई, देखो साइंस में पढ़ते समय हम क्या करते हैं, पहले परिभाषा रटते हैं, उसके बाद हम मैथमेटिकली जो हमारा पोर्शन होता है उस पर जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, हमको पहले क्या करना चाहिए, पहले हमको मैथमेटिक्स के हिसाब से चीजों को समझना चाहिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहिए, तब हम जाके परिभाषा हमको फिर दिमाग में फिट हो जाएगी, है ना। अगर मैथमेटिक्स के हिसाब से हम क्या करेंगे भाई, मैथमेटिक्स क्या है, फिजिक्स का फ्यूल है ना।
जैसे बिना फ्यूल की गाड़ी नहीं चल सकती, वैसे ही अगर आपको साइंस पढ़ना है तो आपका मैथमेटिक्स क्या होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। बिना उसके आप साइंस में अपनी अच्छी पकड़ नहीं बना सकते। तो देखो विस्थापन क्या हो जाएगा इसका, हम यहाँ से यहाँ तक कि घर से डी तक की दूरी निकाल लेंगे, सीधा रास्ता है ना। अगर मान लो यहाँ पे कितना बन गया, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो आपको पता होगा, आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा, यदि किसी चीज का आधार क्या है, 4 है, उसका परपेंडिकुलर लंब क्या है, 3 है, तो हाइपोटेनस यानी कि कर्ण कितना हो जाता है, 5 मीटर, है ना। तो विस्थापन कितना हो जाएगा, 5 मीटर। तो घर से डी के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 5 मीटर, है ना। तो डिस्टेंस आपको समझ में आया। कोई भी व्यक्ति कहीं से चलता है ना, तो जो उसका इनिशियल पॉइंट जहां से चला, प्रारंभिक बिंदु, और जहां पे जाके पहुंचा, किस रास्ते से गया, डजंट मैटर। यह मैटर नहीं करता ना कि कहाँ से घूम के गया, तिराहे गया कि चौराहे गया, इससे मतलब नहीं है। जहां से चला और जहां पे पहुंचा, उसके बीच क्या करेंगे, हम एक सीधी रेखा खींच देंगे, और वही रेखा हम क्या करेंगे, माप लेंगे, मेजर कर लेंगे, और वही जो रेखा है ना, उसका जो परिमाण होगा, मतलब कितना लंबा है, वही हमारा क्या हो जाएगा, विस्थापन। अब एक चीज समझो, है ना। अगर हम क्या करें यहाँ पे, इसका जो स्पेशल कॉन्सेप्ट है क्या, हम ए से बी चले, है ना, सॉरी, घर से बी तक चले, फिर बी से डी तक चल गए, है ना। फिर हम क्या किए, डी से पहुंच गए घर पे, है ना? जहां से चले थे वहीं पे जाके पहुंच गए। मान लो हम क्या कहाँ चले भाई, ए पॉइंट है, ये क्या है, बी, है ना, ये सी है, ये डी है, और ये ए है। कोई व्यक्ति यहाँ पर था, है ना, पॉइंट ए पर, वो क्या किया, ए से बी तक गया जो कि 5 मीटर है, बी से सी गया जो कि ये भी क्या है, 5 मीटर है ना। मतलब ये एक वर्ग है ना, 5 मीटर ये भी है। कोई व्यक्ति ए से बी तक चला, फिर बी से सी, सी से डी, डी से ए, है ना। जहां से चला था डायरेक्ट वो वापस वहीं पे आके पहुंच गया। तो इससे क्या पता चला? तो अगर हम पूछेंगे कि दूरी कितनी होगी, तो आप बता देंगे कि 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20 मीटर, है ना। लेकिन जब बात करेंगे विस्थापन की, तो विस्थापन क्या होगा, विस्थापन में 20 होगा, नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि विस्थापन क्या होता है, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की सबसे न्यूनतम दूरी, है ना, क्या बोलते हैं उसको, विस्थापन। तुम्हारा प्रारंभिक बिंदु क्या है, ए, और अंतिम बिंदु भी क्या है, ए, है ना। तो जब हम ए से चले थे, ए पर ही पहुंच गए, तो हमारे मतलब बीच में डिस्टेंस कितना बना, कुछ नहीं, जीरो। भाई जहां से चले थे वहीं पे आके पहुंच गए, है ना। विस्थापन क्या होगा, जैसे हम अभी हम क्या दें आपको, 100 रुपए दें, और 100 रुपए आपसे ले लें, और आपसे हम पूछें कि आपके पास कितना पैसा बचा, तो आप क्या बताओ, जीरो, है ना। भाई कोई, आप हमको 10 रुपए देकर, आपने हमको क्या किया, 10 रुपया दिया, अब वही 10 रुपया आपने हमसे वापस ले लिया, तुम्हारे पास बचा क्या, जीरो, है ना। तो विस्थापन को इस तरह से समझिए कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या बोलते हैं हम, विस्थापन, है ना। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। चीजें समझ में आई। तो इसको अगर हम एग्जाम्पल से समझेंगे, बढ़िया से हमको समझ में आ जाएगा, है ना। कोई दिक्कत नहीं होगी चीजों को समझने में। अगर रट लेंगे तो भाई, रटेंगे तो फिर भूल जाएंगे, जैसे आप स्कूलों में रटते हैं, मास्टर साहब रटवाते हैं, आप भूल जाते हैं 10 दिन बाद, है ना। तो ऐसा नहीं करना है, रटना नहीं है, है ना। चलिए, अब बढ़ते हैं आगे। क्या है, चाल के बारे में जानेंगे, है ना। स्पीड जिसको बोलते हैं, स्पीड क्या होती है, चाल क्या होती है। हमने क्या जाना अभी तक, गति के बारे में जाना, है ना। कौन कौन सी गति के बारे में जाना, रेखीय गति यानी कि स्ट्रेट लाइन मोशन, उसके बाद सर्कल मोशन यानी वृत्तीय गति, उसके बाद हमने दूरी पढ़ा, विस्थापन पढ़ा। तो हम बात करेंगे चाल के बारे में। तो चाल क्या होती है, स्पीड क्या होता है।
अब मान लो बोले ना बहुत स्पीड में जा रहे हैं, है ना, कोई आदमी स्पीड में जा रहा है बाइक से, बोलेंगे कि इतना तेज जा रहे हैं अभी मरमुरा जाएंगे यहीं पे। तो स्पीड होती क्या है, देखो, कोई भी मान लो बाइक होती है ना, उसमें आपने देखा होगा ओडोमीटर लगा होता है, क्योंकि स्पीड को मापता है ना। भाई बाइक लगी होती है ना, तो बाइक में क्या होता है, सामने जहाँ पे हैंडल होती है वहां पे देखो, जहाँ पे कांटा बता रहा होता है वहां पे स्पीड ओडोमीटर लगा होता है, जो कि क्या करता है, बाइक की स्पीड मापता है कितनी दूरी मतलब चल रही है। तो अगर इसकी हम बात करेंगे परिभाषा की, तो किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को ही क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। इसको समझने के लिए पहले हम क्या करेंगे, अ, दूरी, समय तथा चाल में क्या होता है, एक संबंध होता है, रिलेशन होता है, उसको पहले लिखते हैं। क्या, चाल बराबर दूरी बटा में समय, है ना। ये मतलब ये जो फॉर्मूला है, ये आप सभी को मालूम होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। आप देखो, परिभाषा रटने की जरूरत नहीं है, भले एक लाइन के, है ना, समझ, परिभाषा रट लेना, है ना, और चीजों को समझना, और दो अलग अलग चीजें होती हैं। वही परिभाषा आपने रट लिया, आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि परिभाषा क्या क्या रही है ना, तो फिर पढ़ने का कोई मतलब है ही नहीं। तो चलिए देखिए, अगर देखो ये हमारा क्या है, स्पीड, ये हमारी क्या है, डिस्टेंस, हमारा क्या है, समय। अगर हम समय को कितना कर दें, अगर हम समय को क्या करते हैं, इकाई कर दें, है ना, एकांक यानी एक सेकंड ले लें। अगर समय का मान हम कितना रख दें, एक, ठीक। तो देखो ये क्या हो गया फिर, इस फॉर्मूले के हिसाब से चाल बराबर दूरी बटा में एक, बटा में एक है तो इसका कोई मतलब है नहीं है ना। भाई किसी के हाथ में एक लिख देते हैं मैथमेटिक्स के हिसाब से, तो उसका मतलब कोई कुछ होता है, नहीं होता। हमने समय को क्या कर दिया, एक कर दिया। अब ये देखो, ये अब ये क्या हो जाएगा, चाल बराबर दूरी, मतलब जो हमारी स्पीड है किसके बराबर हो जाएगी, डिस्टेंस के बराबर, है ना। इसी चीज को देखो, इस यहाँ पे हम लिखे हैं क्या, कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में, है ना, समय कितना ले लिया हमने, इकाई यानी एक सेकंड ले लिया, चली गई दूरी, है ना, ये जो दूरी है इसी को क्या बोल देंगे हम, चाल बोल देंगे, क्योंकि क्या है, दूरी बराबर क्या है, चाल है ना। देखिए, ये डेफिनेशन याद थी, इसी का हमने क्या किया, इस्तेमाल किया, और हमने क्या किया, परिभाषा को बना लिया, है ना। रटने की जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, क्यों, क्योंकि हम भाई हम कॉन्सेप्ट बेस्ड पर मतलब चीज को पढ़ रहे हैं ना, रटने की कोशिश तो कर नहीं रहे हैं। भाई कितना रटोगे, कितनी सारी परिभाषाएं हैं, सबको रट सकते हो, नहीं रट सकते, नहीं रट सकते, ये तो मान लो एक लाइन की है। आगे चल के नाइन्थ में, जब टेंथ में पहुंचोगे, ट्वेल्थ में, इलेवंथ में कॉम्पिटिटिव्स लगाओगे, है ना, वहां पे परिभाषाएं थोड़ी रटी जाती हैं, कॉन्सेप्ट को समझा जाता है। यहाँ पे आप क्या करिए, कॉन्सेप्ट को समझिए। अगर हमने क्या किया, समय को कितना ले लिया, एक सेकंड, तो भाई समय की जगह पे हमने एक रख दिया। अब हमारी जो चाल है वो दूरी के बराबर हो गई, है ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस। अब हमारी देखो, तो इसको हम परिभाषा में कैसे लिख सकते हैं, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी ही क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। परिभाषा क्लियर हुई होगी, है ना। इसको क्या बोल सकते हैं, द डिस्टेंस कवर्ड बाई एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, यानी कि एकांक समय में तय की गई दूरी ही क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। चलिए हम इस पे एक छोटा सा सवाल लगाते हैं क्या, कि अगर मान लो कोई व्यक्ति है ना, मान लो 4 मीटर पर सेकंड के साथ दौड़ रहा है। इस 4 मीटर पर सेकंड मतलब क्या है, कि एक सेकंड में 4 मीटर दौड़ रहा है ना। और वो क्या करता है, 10 सेकंड में
4 मीटर पर सेकंड के हिसाब से दौड़ रहा है, 10 सेकंड क्या करता है, दौड़ता है ना। तो दो चीजें हमको दी गई क्या, कि दौड़ कितने स्पीड से रहा है, फिर बात करें चाल की, चाल हमारी कितना है, 4 मीटर पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में कितना मीटर दौड़ रहा है, 4 मीटर। और टाइम हमारा क्या है, समय, 10 सेकंड, 10 सेकंड तक दौड़ता है। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, दो चीजें हमको दी गई हैं, तीसरी चीज हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, किस फॉर्मूले से, चाल बराबर दूरी बटा समय, है ना। इस फॉर्मूले पे रख देंगे, है ना। यहाँ पे चाल हमारा है, तो चाल कितना है हमारा, 4 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे हमने क्या रख दिया, 4 बराबर दूरी क्या करना, हमको निकालना है ना। कि मतलब ये पूछ रहा है 10 सेकंड, अगर कोई व्यक्ति है जो कि 1 सेकंड में 4 मीटर दौड़ रहा है ना, तो 10 सेकंड में कितनी दूरी तय कर लेगा, कितना दूर दौड़ लेगा, तो वही हमको क्या करना है, निकालना है। 4 बराबर, यहाँ पे दूरी ऊपर है, दूरी ऊपर रखते हैं, बटे में समय, समय कितना दिया गया है, 10 सेकंड। ये 105 नहीं है ना, 10 है, तो हमने 10 रख दिया। तो हमको क्या करना, दूरी का मान निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 10 को उधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा, दूरी बराबर 10 गुणे में 4 बराबर 10 चौक 40। दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, आपको पता होगा, है ना। दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। ठीक, तो चलिए एक और क्वेश्चन लगाते हैं। क्या, कि मान लो कोई व्यक्ति है, क्या कर रहा है, 10 सेकेंड समय है उसके पास, कितना, 60 सेकेंड, है ना। समय कितना है, 60 सेकेंड, और क्या कर रहा है उसको, 120 मीटर की दौड़ लगानी है। कितना लगाना है, दूरी कितनी है, 120 मीटर, है ना। एक व्यक्ति है जिसको क्या करना है, 120 मीटर की दूरी 60 सेकंड में तय करना है। तो कितनी स्पीड से जाए, ये हमको पता करना है, कि 60 सेकंड में 120 मीटर का जो डिस्टेंस है, कि जो दूरी है, क्या कर ले, उसको कवर कर ले। इसी फॉर्मूला पे इसको रखेंगे, है ना। क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा में समय। तो स्पीड हमको निकालना है, तो चाल को इधर रहने देते हैं। दूरी हमारी कितनी है, 120 मीटर, है ना, बटे समय कितना है, 60 सेकंड। अब इसको क्या करेंगे, काट देंगे, है ना। जीरो से जीरो, 6 दूनी 12, टोटल कितना आ गया, चाल बराबर, यहाँ पे क्या है, सेकंड है ना, 2 मीटर पर सेकंड। तो चाल का चाल की जो यूनिट यानी मात्रक है, क्या हो गया हमारा, मीटर पर सेकंड। ठीक, तो चाल का मात्रक आप याद रखेंगे, चाल का जो मात्रक होता है, क्या होता है, मीटर पर सेकंड, और यहाँ पे इसका मान क्या आ गया, 2 मीटर, है ना, 2 मीटर पर सेकंड स्पीड इसकी। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्या, एवरेज स्पीड यानी कि औसत चाल, और और भी आगे चीजें, काफी सारी चीजें इसमें पढ़ने वाले हैं, बल वगैरह के बारे में, है ना, जो इसमें अभी वेग वगैरह के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो काफी सारी चीजें हम आगे पढ़ने वाले हैं। बने रहिएगा हमारे साथ, तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय।